चैप्टर नंबर 7 जो है वो कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें आप अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अभी तो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है और आप एकदम चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच गए, तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। अब मैं आपको सबसे पहले टॉपिक की आउटलाइन दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या चैप्टर नंबर 7 का चैप्टर नंबर 2 के बाद पढ़ाना बनता है या हमें इसको स्किप कर देना चाहिए था और हमें स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 3, 4 और फिर उसके साथ चलना चाहिए था। अब इस चैप्टर के अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे: मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग और डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर ब्रीफली डिस्कस हुए थे, और मार्केटिंग प्लान बनाने से पहले इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इवन दो कॉटलर ने इनको डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर रखा है, लेकिन इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैं इस चैप्टर के अंदर ब्रीफली कवर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये तीनों टॉपिक्स क्या कहते हैं। अब आइए सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन पर नज़र डालते हैं। अब मार्केट सेगमेंटेशन इज़ एक्चुअली द प्रोसेस जो एक कंपनी को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो लार्ज हेट्रोजेनस होती हैं। हेट्रोजेनस का मतलब है कि वो इक्वल नहीं होती, बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, डिफरेंट तरह के उसमें लोग होते हैं। तो सेगमेंटेशन के अंदर वो उन बड़ी मार्केट्स को स्मॉल मार्केट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट कैन बी रीच्ड मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मैच देयर यूनिक नीड्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब एक बड़ी मार्केट है तो उसमें बूढ़े लोग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। तो आपने सबको तो अपनी प्रोडक्ट नहीं ना बेचनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप सिगरेट बेच रहे हैं तो आप बच्चों को भी नहीं बेचेंगे, आप बीमार लोगों को भी नहीं बेचेंगे। ऐसे तो नहीं कि आप अस्पताल के बाहर जाके बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि जी मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। तो इसीलिए जब भी आप कर रहे होते हैं, सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर मार्केट में जो बहुत बड़ी है उसके अंदर स्मॉल मार्केट्स कैसे निकाली जा सकती हैं, जिनको हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टारगेट करते हैं। अब ये वाली स्लाइड या ये वाली पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई है। दरमियान के अंदर क्या है? दरमियान में आपका प्राइमरी गोल है एज ए मार्केटियर, जिसमें आपने वैल्यू को क्रिएट करना है अपने टारगेट कस्टमर के लिए। वैल्यू यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो एक कस्टमर वैल्यू फाइंड कर रहा है उसकी यूजेज के अंदर। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन से कस्टमर को सर्व करना है। राइट पे तो हम वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करेंगे ना, कि आप उनको वैल्यू क्या प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये तो देखना है कि हम किन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम किन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उनको वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेगमेंटेशन का है, जिसमें आप डिवाइड करते हैं टोटल मार्केट्स इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। और सेकंड कॉन्सेप्ट है टारगेटिंग का। जब आपने बड़ी मार्केट को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर टारगेट आप करते हैं उन सेगमेंट्स में देखने के लिए कि कौन से सेगमेंट आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। और राइट साइड पे पहली प्रोपोजिशन है जिसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिटर से डिफरेंट कैसे है। और पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके प्रोडक्ट का इमेज आपकी आपके कस्टमर के दिमाग में क्या है। मैं अगर आपसे यहाँ सवाल पूछूं तो एक ऐड है जिसका वर्ड या उसके जो एक सॉन्ग होता था वो होता था, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या। अब उसको एक तो ऐड को कंप्लीट करें और मुझे बताएं कि वो किस चीज़ का ऐड था। कमेंट सेक्शन में बेशक आप दे सकते हैं, और ये मेरा क्वेश्चन पाकिस्तानी स्टूडेंट से ज़्यादा है क्योंकि दे एक्चुअली नो दी ऐड। अब मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके की मार्केट, बल्कि एक्चुअली 3 डिफरेंट तरीके की मार्केट्स आती हैं। तो कंज्यूमर मार्केट्स हैं। कंज्यूमर मार्केट्स में कौन सी मार्केट्स हैं ज़रा मुझे बताएं। कंज्यूमर मार्केट्स में मेरी और आपकी तरह के कंज्यूमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। फिर बिजनेस मार्केट्स को भी आपने सेगमेंट करना होता है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, और इसके अलावा उन मार्केट्स को किस तरह हमने लेके चलना होता है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले कंज्यूमर मार्केट को हम कैसे सेगमेंट करते हैं? इसमें हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, डेमोग्राफिक होती है, साइकोग्राफिक होती है, और बिहेवियर बेस्ड सेगमेंटेशन है। अब कंज्यूमर मार्केट्स को जब आप सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं ज्योग्राफी की बेस पे, तो जैसे वर्ड बता रहा है कि उसमें आप नेशंस को देखते हैं, रीजन्स को देखते हैं। पंजाब के लोगों को करना है या कराची के लोगों को करना है। काउंटीज़ देखते हैं, सिटीज़ देखते हैं, गांव देखते हैं, शहर देखते हैं। और उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई हमने जो सेगमेंटेशन करनी है वो सिटीज़ के बेस पे करनी है या गाँव के बेस पे करनी है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जैसा गोरमे है, वो जो अपनी गोरमे कोला है वो ज़्यादा टारगेट करता है छोटे शहरों में या गांव के अंदर। आपको लाहौर जैसी बड़ी सिटी में या कराची जैसी बड़ी सिटी में वो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे शहरों में वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। उसकी वजह है कि एक तो उसकी प्राइस कम है, और पेप्सी कोक के मुकाबले में लोग उसको पसंद ज़्यादा करते हैं। एक तो प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है और वो ईजिली अवेलेबल भी है। और चूँकि गोरमे का एक अपना ब्रांड का स्टेटस है, तो जिसकी वजह से लोग उसको बाय भी करना पसंद करते हैं।
जब डेमोग्राफिक की बात आती है तो डेमोग्राफिक किस बेस पे होती है? डेमोग्राफिक एज की बेस पे होती है, जेंडर, मेल फीमेल, फैमिली साइज़, कितने लोग हैं फैमिली में, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, एजुकेशन कितनी है, रिलीजन, रेस, जनरेशन, नेशनैलिटी, इन तमाम चीज़ों की बेस के ऊपर आप डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं कि आपकी एक तो आप मेल हैं, आपकी फैमिली साइज़ ज़ीरो है, या फैमिली में कितने बच्चे हैं आपके, या कितने बहन भाई हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप स्टूडेंट हैं या नहीं है, स्टूडेंट हैं तो क्या जॉब कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं महीने के। इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आपकी जो जो कंपनी होती है वो सेगमेंट कर रही होती है और उसको डिवाइड कर रही होती है मार्केट को। अच्छा, इनकम सेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लो इनकम कंज्यूमर्स जो हैं वो होते हैं जिनके पास ज़ाहिर सी बात है पैसे कम है, एफ्लुएंट कंज्यूमर्स वो होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने लो इनकम के स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स को टारगेट करना है या हाई इनकम के कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। साइकोग्राफिक के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसकी बेस पे आप सेगमेंटेशन करते हैं। अब एक तो सोशल क्लास हो गया, टिकटॉक पे आपने देखा होगा कि कभी कभार उनके पास पैसा तो नहीं होता लेकिन वो प्राडो से उतरे होते हैं, दिखाते हैं कि जी मेरा लाइफस्टाइल देखो, मेरी सोशल क्लास देखो। मैं उसमें समझता हूँ कि वो पर्सनैलिटी का उसमें रोल ज़्यादा होता है रादर देन देयर सोशल क्लास एंड लाइफस्टाइल। तो आपने एज ए मार्केटियर ये देखना है कि आप जब सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो आपने किस तरह के कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। अब बिहेवियर के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी एक तो एटीट्यूड्स आते हैं जो कंज्यूमर्स हैं उनके, फिर उनकी यूजेस आता है, उनके रिस्पॉन्स टू ए प्रोडक्ट आता है। अब एक तो उनके पास नॉलेज क्या है उस प्रोडक्ट का, कुछ लोग होते हैं उनके पास मैकबुक का नॉलेज ज़्यादा है, कुछ के पास विंडोज़ का नॉलेज ज़्यादा होता है। वो बेनिफिट्स क्या लेना चाहते हैं, यूज़र का स्टेटस क्या है, यूजेज कितनी करते हैं उस प्रोडक्ट की, और लॉयल्टी स्टेटस क्या है। अगर राइट साइड पे आप देखें तो मैंने डाइट कोला की पिक्चर पोस्ट की हुई है। अब डाइट कोला पीने वाली एक सर्टेन क्लास है, वो क्यों पीती है? शुगर के भी मरीज़ हो सकते हैं उसमें, लेकिन एक ऐसा बड़ा सेगमेंट मौजूद है कि जो डाइट कोला ये दिखाने के लिए भी पीती है कि जी देखो जी मैं कितना डाइट कॉन्शियस हूँ। तो आपने उन बिहेवियर्स को भी देखना है अपने कंज्यूमर्स के, जो बिहेवियर मार्केट में पाए जाते हैं, और उसकी बेस पे फिर सेगमेंटेशन आपने करनी है। और ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है और किस बारे में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यहाँ, उसका आंसर ज़रा मुझे दें कि मार्केटिंग या मार्केट या सेलिंग लग्जरी कार्स ऑफन यूज़ इनकम एज ए सेगमेंटिंग वेरिएबल। इनकम इज़ वन कंपोनेंट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन? क्या वो जियोग्राफिक का सेगमेंटेशन का वो है, साइकोग्राफिक का है, डेमोग्राफिक का है, या बिहेवियरल का है? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? इनकम। वो डेमोग्राफिक का एक कंपोनेंट है कि जिसकी बेस के ऊपर सेगमेंटेशन हो रही होती है, क्योंकि लग्जरी कार ही बेच रहे हैं ना, तो वो मेरी तरह और आपकी तरह के बंदे को तो नहीं बेचेंगे, वो तो किसी एक अमीर आदमी को बेचेंगे। अब आइए इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करते हैं। बिजनेस मार्केट्स की सेगमेंटेशन को मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इनिशियली जब आप कंपनीज में जॉब करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन ना करनी पड़े। तो सबसे पहले तो एक जियोग्राफिक लोकेशन, ऑफ कोर्स वो कंपनी का मार्केट कहाँ पाई जाती है, चाइना में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अरब रीजन में है, यूरोपियन रीजन में है, नॉर्डिक रीजन जो स्वीडन और फिनलैंड के मुल्क हैं उधर पाई जाती है। उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि हमने उस मार्केट में एंटर कैसे होना है। इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं भला? कि उस मुल्क की इकॉनमी कैसी, अगर मुल्क की इकॉनमी अच्छी है तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। अगर उस मुल्क की इकॉनमी कम है या अच्छी नहीं है तो फिर भी उस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा। तो ऐसे नहीं कि इकॉनमी की बेस के ऊपर ही आप सारे डिसीजन ले लें। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स अगेन प्ले अ बिग रोल, कि उस मुल्क में पॉलिटिक्स और लीगल फैक्टर्स क्या क्या हैं। कहीं गाड़ियों की कीमत 3 लाख रुपया है और उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो 15 लाख रुपये तो नहीं है। क्या $3,000 की गाड़ी है, उसके ऊपर ड्यूटी $10,000 है, तो जब तक वो गाड़ी 660 सीसी की पहुंची आपके मुल्क में तो वो 15-16 लाख रुपए की हो गई है। इसी तरीके से यह गाड़ियाँ इंपोर्ट ही नहीं आप कर सकते, तो ये भी उसमें आता है। कल्चरल फैक्टर मेरे नज़दीक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चाइना के अंदर रेड कलर क्यों इतना पसंद किया जाता है, उसको ज़रा सर्च करके देखें। या पाकिस्तान के अंदर कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हैं, इंडिया में कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हैं, अरब मुल्कों में कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हैं। कि हमारे मुल्क में भी रेगिस्तान में रात के टाइम गाड़ियाँ लेके हम निकलते हैं और टेंट लगा के बैठते हैं, या हमें डर लगता है? पंजाब के कुछ इलाकों में तो लोग खेतों के अंदर भी जाते हैं, रात को टाइम भी गुजारते हैं, खाना भी वहाँ बैठ के खाते हैं। लेकिन क्या शहरों के लोग भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं? लेकिन कल्चर का जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आता है कि कल्चर फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेस भी बना सकता है और किसी भी प्रोडक्ट को वो फेल भी कर सकता है। तो इसलिए ये चार चीज़ें जब भी आप किसी इंटरनेशनल मार्केट को सेगमेंट करें तो आपने उसके अंदर देखनी है कि भाई ये चार चीज़ें किस किस तरह। अच्छा, ये एनालिसिस है, ये आप जेहन में रखें। ये जो चार चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले जो आपको बताई, ये एनालिसिस है जो मार्केटिंग प्लान का आपका हिस्सा होंगे। आपने बताना है उसके अंदर कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये जियोग्राफिक लोकेशन की चीज़ें ऐसी हैं, इकोनॉमिक ऐसी है, पॉलिटिकल ऐसी है, और कल्चर के ये फैक्टर्स हैं कि जो इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अब एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन करने के लिए हमारे पास टोटल 5 चीज़ें हैं कि जो बहुत ही ज़रूरी हैं होना। एनालिसिस के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है। नंबर 1 के मार्केट सेगमेंट मस्ट बी मेजरेबल। इससे क्या मुराद है कि जो भी मार्केट सेगमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेजरेबल हो, आप उसको मेजर कर सकें। ये ना हो कि जी हम ये वाला मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं, भाई उसमें कितने लोग हैं, क्या वो इफेक्टिव भी है या नहीं है, एक्सेसिबल हो। अगेन वही बात कि आप सिगरेट बेचने जा रहे हैं कि मरीजों को तो नहीं बेच रहे या बच्चों को तो नहीं बेच रहे जो एक्सेसिबल ही नहीं है। अब खिलौने दिखने में तो आप बेच रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन एक्चुअली कंज्यूमर कस्टमर कौन होता है जिसने वो खिलौना खरीदना होता है? कंज्यूमर तो बच्चा है, लेकिन कस्टमर कौन सा है? सब्सटेंशियल हो, उसका साइज़ इतना बड़ा हो कि आपको प्रॉफिट भी जनरेट करके दे सके। ऐसा तो नहीं कि मार्केट सेगमेंट बहुत छोटा है और आपने बस उस छोटे से मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। डिफरेंशिएबल हो, यानी क्या मतलब हुआ डिफरेंशिएबल का? कि वो ईजिली आप डिफरेंशिएट कर सके दूसरे मार्केट सेगमेंट के साथ। डेमोग्राफी इसकी जियोग्राफिक लोकेशन की बेस पे देखें तो सिटी वर्सेस विलेज, उसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक्शनेबल हो कि जो भी सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आप एक्शन ले सकें। ये जब आप पांचों चीज़ें कर लेंगे तो वो एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन हो जाएगी और उन सारे के सारे सेगमेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अब जब आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स आ गए, अब आपने सेगमेंट्स बना लिए एक बड़ी मार्केट के अंदर से जो इक्वल नहीं थी। अब उन सेगमेंट्स में से आपने टारगेट मार्केट निकालनी है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा यह काम। टारगेट मार्केट्स क्या है, जरा डेफिनेशन में नज़र डालें। टारगेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ बायर्स, या वर्ड में सेट ऑफ बायर्स यूज़ कर रहा हूँ, हु शेयर कॉमन नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स दैट द कंपनी डिसाइड्स टू सर्व। यानी वो बायर कि जिनकी एक तो नीड सेम है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम है, यानी सोशल स्टेटस सेम। वो रिंग लाइट इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्होंने टिकटॉक बनानी है, क्योंकि नीड होगी ना। और वो उनकी करेक्टरिस्टिक भी सेम है, क्योंकि वो रिंग लाइट इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेसर की तरह बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करानी है और प्रोफेसर साहब की तरह वो वीडियो को रिकॉर्ड करें। नहीं, वो कह रहे हैं कि जी मैं ज़रा खूबसूरत दिखूँ, इस रिंग लाइट को लगा के ना ज़रा ऐसे मेरा मेकअप बड़ा अच्छा है और उसके साथ जब पीछे गाना चल रहा हो ना तो बड़ा मेरा सोशल स्टेटस ऐसे लगे कि भाई मैं तो इस प्रोडक्ट को ओन करता हूँ या इस गाड़ी को ओन करता हूँ। तो जो टारगेट मार्केट आप सेलेक्ट कर रहे हो बड़ा केयरफुली उन सेगमेंट्स में से सिलेक्ट करते हैं। वो छोटी होती है लेकिन उन सेगमेंट्स में से आप टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक मार्केट सेगमेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं टारगेट मार्केटिंग सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले तो आप साइज़ एंड ग्रोथ देखते हैं। साइज़ बड़ा होना चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रोथ होती है कि उसके ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। साइज़ तो भी करंट है ना, लेकिन ग्रोथ के चांसेस कितने हैं उस साइज़ के अंदर। तो एक तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। दूसरी उसकी अट्रैक्टिवनेस है। अट्रैक्टिवनेस से क्या मुराद है? सबसे पहले साइज़ देखा, साइज़ तो रीज़नेबल है, ग्रोथ के चांसेस भी मौजूद हैं, लेकिन अट्रैक्टिवनेस में आपने ये देखना है कि क्या वो सेगमेंट इतना अट्रैक्टिव है कि अगर हम इनको प्रोडक्ट आज बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, तो कल को ये हमारी प्रोडक्ट सर्विस के साथ लॉयल हो सकते हैं। अगर वो लॉयल नहीं होंगे तो क्या होगा? सेगमेंट का साइज़ भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे और फिर इतना ज़्यादा फेवरेबल आउटकम रहता नहीं है। और लास्ट के अंदर जो चीज़ आ जाती है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज। आपने ये भी बहुत ज़रूरी देखना है कि कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव क्या हैं भाई। कंपनी क्या करना चाह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहते हैं कि भाई अल्ट्रा एचडी टीवी लॉन्च कर दो और कंपनी कहती है कि जी हम तो टीवी लॉन्च ही नहीं करना चाहते और रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं है। तो ये तीन चीज़ें देख के आप एक टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करते हैं और ये टारगेट मार्केट वो है जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें अपनी प्रोडक्ट्स को आपने बेचना है। सेगमेंट्स में आपने बड़ी मार्केट को छोटा किया, टारगेट मार्केट में आपने उन सेगमेंट्स को मज़ीद छोटा कर दिया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये पहले दो वाले हैं, साइज एंड ग्रोथ और अट्रैक्टिवनेस। अच्छा, अब जब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलें तो लेट मी शो यू ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। अब इसके अंदर आप अगर देखें तो स्टार्ट ये जो है वो हो रही है हमारी कहाँ से, ये अंडरस्टैंडिंग मास मार्केटिंग, ठीक है, या अनडिफरेंशिएटेड मास मार्केटिंग। इसमें डिफरेंट तरीके से आप टारगेट करते हैं मार्केट को। सबसे पहले एक तो तरीका है मास मार्केटिंग का, जाहिर सी बात है आप ये कहते हैं कि जी मैंने इतनी बड़ी मार्केट रख देनी है और टारगेट इतना ब्रॉड कर देना है कि वो तमाम लोगों को टारगेट करे। फिर आप डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग कर देते हैं, छोटी कर देते हैं उस मार्केट को। फिर आप नीश मार्केट करते हैं कि मैंने बड़े सिलेक्टिव लोगों को करना है। अच्छा, नीश से भी आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल या लोकल मार्केटिंग, उसको माइक्रो मार्केटिंग भी कहते हैं। अब अगर मैं दोबारा वापस जाऊं तो मास मार्केटिंग हमारा बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। मेरी तरह के जो लेज़ी मार्केटियर हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो सारे के सारा वो ले लूँगा और उन सबको टारगेट कर लूँगा इकट्ठे, आराम से कोई ना कोई तो ख़रीद ही लेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल मार्केटिंग है ना, अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। इंडिविजुअल मार्केटिंग है ना, वो एक एक कस्टमर को डिफरेंट टारगेट करती है।
तो आइए ज़रा पहले हम इंडिविजुअली देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेट्स द होल मार्केट विद वन ऑफर। भाईजान ये एक प्रोडक्ट है, मास मार्केटिंग में आएगा, मास मार्केटिंग सबको एक ही प्रोडक्ट ऑफर करें और वो कॉमन नीड्स को फोकस करती है रादर देन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग एक वो सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करती है और डिज़ाइन करती है सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। गोल इज़ टू अचीव हायर सेल्स एंड स्ट्रॉन्गर पोजीशन एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। ज़ाहिर सी बात है, जब आपने हर कस्टमर को अलग से टारगेट किया तो आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ आके कंपनी ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल आता है। तभी मैंने कहा था ना कि अगर कंपनी कहती है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो फिर आप डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग तो उस तरीके नहीं कर सकते, तो आपको ये छोड़नी पड़ती है। अच्छा, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग से जब हम आगे चलें तो उसमें हमने देखना है कि कंसंट्रेटेड मार्केटिंग जो है वो एक स्मॉल शेयर ऑफ अ लार्ज मार्केट को फोकस करती है, जिसमें लिमिटेड कंपनी रिसोर्सेज लग रहे होते हैं और नॉलेज ऑफ द मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। ये इफेक्टिव एफिशिएंट तो होती है और कंपनी के रिसोर्सेज इसमें लग भी लिमिटेड रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी ट्रिकी किस्म की है, क्योंकि अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने मेहनत नहीं करनी लेकिन मैं बड़ा स्पेसिफिक किस्म का एक कस्टमर ढूंढूंगा, जैसे बच्चा बैठा हुआ है जॉगर्स लेके, अब जो लोगों को जॉगर्स का शूज़ का शौक है उनको पता है कि इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है। तो अगर वो आप उस पर्टिकुलर कस्टमर तक नहीं पहुंचे तो वो इफेक्टिव नहीं है। अब माइक्रो मार्केटिंग जो है वो इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या मार्केटिंग टू सूट द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड लोकेशन। लोकल मार्केटिंग या इंडिविजुअल मार्केटिंग में हम इसको कहते हैं। यानी कि एक कस्टमर है, वो कहता है कि जी मैंने फर्नीचर लेना है, लेकिन वो फर्नीचर जो है ना भाई मेरी पसंद का होना चाहिए, उस पर कपड़ा जो है वो स्वेड का हो। स्वेड हम एक ज़माने में बहुत यूज़ किया करते थे। स्वेड का कपड़ा हो, उसका कलर ऐसा हो, उसमें लकड़ी जो है वो शीशम की लगी हुई हो, बड़ा भारी किस्म का फर्नीचर हो, शीशा हो उसके अंदर, उसमें मैं अपनी चेहरा भी देख सकूं। और इस तरह के जो अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो एफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करते हैं और वो कस्टमाइज एंड इंडिविजुअल बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं। वो कहते हैं जी देखो जी मेरी जो शर्ट है ना, उस शर्ट के कफ के ऊपर भी मेरा इनिशियल्स मार्क्ड है। और क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल स्टेटस मैंने अपना शो करना है और जिस कम्युनिटी में मैं उठता बैठता हूँ उसके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वो कंपनी जो उनको टारगेट करती है उन कस्टमर्स को, वो लोकल मार्केटिंग कर रही होती है, इंडिविजुअल मार्केटिंग कर रही होती है। अच्छा, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं। मैं क्विकली रिव्यू करता हूँ। एक तो कंपनी रिसोर्सेज हो गए, प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी भी काफ़ी मैटर करती है कि क्या वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो वेरिएबल इतनी है, यानी आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी है जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो फिर आप वो क्या माइक्रो जो आपकी मार्केटिंग जिसके हमने बारे में पढ़ा है अभी, वो तो फिर आप कर नहीं सकते। क्या मार्केट वेरिएबिलिटी भी मौजूद है कि मार्केट में इतने डिफरेंट तरीके के कंज्यूमर्स या कस्टमर्स हैं कि जिनको आप प्रोडक्ट बेच के कुछ पैसे भी कमाएं। और लास्ट के अंदर कि आपका जो कंपटीशन है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो भी आपने पढ़नी बड़ी ज़रूरी है भाई। कि ऐसा तो नहीं है कि जो कंपटीशन है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है और मार्केट भी बहुत वेरिएबल है, तो आप फिर फंस के बैठ जाएंगे बेस्ड ऑन योर। अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब कब आती हैं? ये सारी चीज़ें उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि जब आप अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते, गर्मी बड़ी लग रही है, एसी में बैठते हैं। तो दफ्तर से बाहर निकलना पड़ेगा, एज ए मार्केटियर इन चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी बेस पे फिर टारगेट मार्केटिंग करनी पड़ेगी और तब जाके आपकी टारगेट मार्केट बड़ी अच्छी बनेगी। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर है सोशली रिस्पॉन्सिबल टारगेट मार्केटिंग का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एथिक्स के बहुत नज़दीक है ये। आपने हमेशा जहन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखना है। क्या कहीं बच्चों को आप अल्कोहल या सिगरेट्स तो नहीं बेच रहे, इंटरनेट अब्यूज़ तो नहीं बेच रहे, मरीज़ों के बाहर या हॉस्पिटल्स के बाहर कोई आपने ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बेची जो उनके लिए ठीक नहीं है। और हम देखते तो हैं कि जी जूसेस हैं, बहुत अच्छा स्टेप लिए गवर्नमेंट ने कि जी ये जो पेप्सी और कोक जो सोडाज़ हैं उसको स्कूल्स में से और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से बंद किया है। तो ये सारी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबल टारगेट मार्केटिंग में आती हैं। अब आ जाए ज़रा डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब प्रोडक्ट पोजीशन जो है, जिससे मैंने स्टार्ट के अंदर आपसे कहा था कि मुझे बताएं कि मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, या कौन सा ब्रांड लिया तो बात बनी। ज़रा याद करें, इन दोनों एग्जांपल्स को ज़रा गौर से सुने, याद करें कि क्या लिया तो बात बनी और मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट पोजीशन में आती हैं। प्रोडक्ट पोजीशन को एक तो आप डेफिनेशन भी पढ़ लें, उसमें एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, कंज्यूमर रिलेटिव जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, परसेप्शंस हैं, इंप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं। लेकिन बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये वो इमेज है जो एक कस्टमर के दिमाग में आपकी प्रोडक्ट के बारे में बैठ जाता है। एप्पल किसके पास होता है और सैमसंग किस तरह के लोगों के पास होता है? अब तो खैर ब्रांड गैप बड़ा क्लोज हुआ है, लेकिन अगर मैं टोयोटा और होंडा की बात करूं तो क्या कोई
डिफरेंस आपके जहन में आता है कि होंडा किस तरह के लोग रखते हैं और टोयोटा किस तरह के लोग रखते हैं। टोयोटा का एक अपना रगड किस्म का इमेज है, जो हम ज़्यादातर कहते हैं कि यार ये जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, विलेज साइड पे रहते हैं, वो ज़्यादा टोयोटा पसंद करते हैं। लेकिन जब आप देखें ना, पिक्चर भी देखें, टोयोटा लैंड क्रूज़र जो है वो एक विलेज टाइप जगह के ऊपर खड़ी है। होंडा ऑन दी अदर हैंड ज़्यादातर सिटी या अर्बन टाइप ऑफ गाड़ी है। पूरी दुनिया में ऐसी है, खाली हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से। तो इसलिए हर इमेज जो है वो एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है अगर वो ब्रांड अच्छा है, और वो इमेज खुद क्रिएट करते हैं। ये बात नहीं है कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, वो इमेज क्रिएट करने में टाइम लगता है और उस इमेज को ब्रांड खुद क्रिएट करता है। और क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि उस इमेज को कस्टमर जहन में रखे और जब भी वो इमेज सामने आए तो सबसे पहले वो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे जो उस कंपनी के ब्रांड की है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है। एक तो प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपके जो कंपेटिटर यानी आपका जो कंपटीशन है उससे डिफरेंट कैसे है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकती है कि देखो जी हमारी प्रोडक्ट सुपीरियर है। सर्विस डिफरेंशिएशन भी हो सकती है कि देखिए हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। दराज.com पाकिस्तान का बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है, अली एक्सप्रेस ओन करता है, अली बाबा उसको ओन करता है। वो ये कहते हैं कि जी आपकी अगर आपने, चूँकि सेलर जाहिर सी बात है अच्छे नहीं हैं, कभी कभार अच्छे नहीं होते, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो बेचारे नहीं कर सकते, लेकिन सर्विस डिफरेंशिएशन उनकी अच्छी है। वो इमीडिएटली आपको कॉल करते हैं, आपको डिफरेंट तरीके बताते हैं कि भाईजान आप ऐसे हमें कॉल करके हम आपको पिक कर लेंगे, और पिक करके अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो हम सर्विस डिफरेंशिएशन के थ्रू, क्योंकि हमारी सर्विस अच्छी है, तो हम वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न करवा देते हैं। फिर आता है चैनल डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है? चैनल, मैंने इसे आपको पहले बताया था एक पिछले लेक्चर में कि चैनल का मतलब है वो तमाम जगह जिधर आपकी प्रोडक्ट पाई जाती है, लॉजिस्टिकल चीज़ है। तो कहीं चैनल डिफरेंशिएशन तो नहीं आपने करनी कि मैंने इसको सुपर स्टोर पे रखना है, बड़े स्टोर्स पे रखना है, छोटी जगह पे नहीं रखना। कोको कोला आपको किधर ज़्यादा नज़र आती है? जिन लोगों को जो सुन रहा है मेरी इस लेक्चर को, जिनको ये लैंग्वेज मेरी समझ आती है, तो कोको कोला किन जगहों पे नज़र आती है? बड़े स्टोर्स में खाली नज़र आती है, छोटी छोटी जगहों पे भी नज़र आती है। पीपल डिफरेंशिएशन और इमेज डिफरेंशिएशन। इमेज में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पीपल में भी कर सकते हैं। अब जब आप डिलीवरिंग द चोजन पोजीशन की बात करते हैं ना, तो चूजिंग द पोजीशनिंग इज़ ईजियर, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग द पोजीशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक मार्केटियर के लिए, कि आपने पोजीशन स्टेटमेंट तो सिलेक्ट कर ली कि भाई इस तरीके से मैं अपना ब्रांड डिफरेंशिएट करता हूँ, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है। ज़रा पिक्चर देखें, डंकिन डोनट्स वर्सेस स्टारबक्स। जो इस ब्रांड को जानते हैं वेल एंड गुड, जो इस ब्रांड को नहीं जानते जाएँ ज़रा जाके गूगल के ऊपर सर्च करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पता है किस मूवी में कतरीना कैफ ने कौन से कपड़े पहने, तो आपको इन तमाम बड़े ब्रांड्स का भी पता होना चाहिए। तो डंकिन डोनट की कॉफ़ी और स्टारबक्स की कॉफ़ी, कॉफ़ी तो कॉफ़ी है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? उन्होंने किस तरीके से अपनी पोजीशनिंग की है? मेरे नज़दीक डंकिन डोनट ज़्यादातर हाईवेज़ के ऊपर पाई जाती है और स्टारबक्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ या ऑफिस कैंपसेस के अंदर पाई जाती है, जिधर लोग ज़्यादा पैसे कॉफ़ी पे खर्च करना चाहते हैं। और डंकिन डोनट, जैसा मैंने कहा, कि हाईवेज़ के ऊपर होती है और ज़्यादातर आपको हाईवेज़ पे ही नज़र आएगी, क्योंकि आपने कॉफ़ी का कप लिया, साथ डोनट लिया। अब आइए लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं दोबारा आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इसको गौर से सुनें और सुन के मुझे इसका जवाब दें कि टारगेट मार्केटिंग करने के लिए पहला स्टेप क्या है? मार्केट पोजीशनिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग इटसेल्फ, या नन ऑफ दी अबव? पोजीशनिंग में एक प्रोडक्ट का इमेज, सेगमेंटेशन के अंदर बड़ी मार्केट को छोटा करना, टारगेट मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए क्या, और नन ऑफ दी अबव। मेरे नज़दीक इसका आंसर मार्केट सेगमेंटेशन है। यू स्टार्ट फॉर मार्केटिंग सेगमेंटेशन, फिर उससे नैरो करके आप टारगेट मार्केटिंग में आते हैं और उसकी बेस के ऊपर फिर आप आगे मार्केट पोजीशनिंग करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग टेक्स इनटू अकाउंट कंपेटिटर्स ऑफरिंग टू द मार्केट? मार्केट पोजीशनिंग में आप कंपेटिटर को देखते हैं, सेगमेंटेशन में देखते हैं, टारगेटिंग में देखते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव? इसका आंसर है मार्केट।